नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको अयोध्या के हवाले से खबर दिखा देते हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार यहां पर आप देखिए किस तरह से रखे जाएंगे। अयोध्या के अंदर थीम जो है वो रखी गई है और इसी पर ये पूरा कार्यक्रम आधारित होगा। लेकिन फिलहाल बताते चले कि सीएम ने इस बाबत सांस्कृतिक विभाग और अफसरों को निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इसे लेकर देश में उत्साह है। तो उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दिन दीपोत्सव के साथ ही यहां अवधि में विभिन्न कार्यक्रम करें। और सीएम ने यह भी कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लोगों से कलश यात्रा निकालने, रामकथा आयोजन करने और प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान स्कूलों में भगवान श्री राम के आदर्शों पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएं। सरकार के तौर पे क्या कुछ सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से सर देख रहे हैं? सरकार के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी, स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम होंगे। मुख्यमंत्री जी, आप लगातार मीटिंग। तो देहरादून में कायाकल्प सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह और उनके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य के लिए करीब 144 स्वास्थ्य इकाइयों को कायाकल्प सम्मान दिया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये सम्मान अस्पतालों के पैरामीटर पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कायाकल्प अवार्ड की शुरुआत 2015 में की गई थी और इनमें यहां करीब 25 लाख रुपए की धनराशि उन अस्पतालों को दी जा रही है जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। वहीं इस मौके पर कायाकल्प अवार्ड लेने पहुंचे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के पदाधिकारियों ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनका आगे भी यही प्रयास रहेगा और अपने अपने अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुदृढ़ करेंगे और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आज 144 हॉस्पिटलों को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड जो है 8 पैरामीटर पे दिया जाता है कि वहाँ स्वच्छता कैसे है, वहाँ रोगियों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्या क्या है, ये सारी चीजें देख के जो है कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर दृष्टि से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। अब हॉस्पिटलों में वार्ड वाइज से लेके नर्स से लेके और डॉक्टर तक ये सारी वैकेंसियां पूरी की जा रही हैं और अब हम सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को टारगेट ये दिया है कि 2024 तक हम उनको एनएबीएस कराने जा रहे हैं ताकि हमारे हॉस्पिटलों को पूरे देश के मानकों में हम एक अच्छी सुविधा दे सकें। और मैं स्वास्थ्य विभाग के सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने स्टाफ नर्स से लेकर सारे पैरामेडिकल स्टाफ तक, कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए आज उनको सबको यहाँ पे कायाकल्प अवार्ड दिया गया। आज यहाँ पे 144 चिकित्सा इकाइयों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है क्योंकि मात्र क्वांटिटी से ही नहीं बल्कि क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके माध्यम से हम एक प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट कर सकेंगे। और इसमें कई सारे पैरामीटर्स है जिनका असेसमेंट होता है और उसके आधार पे इन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है और साथ में कुछ पुरस्कार धनराशि भी दी जाती है जिससे कि उनका आगे के लिए और बेहतर करने के लिए भी प्रोत्साहन हो सके। हमारे आज 3 हॉस्पिटल्स को, एक एसजेएच रुड़की, एसजेएच मेला, तो हमारा जो मेला हॉस्पिटल है उसे अवार्ड मिला है और एक पीएससी है हमारी नेशनल पीएससी डॉशमाद, तीनों को हमें अवार्ड मिला है। एसजेएच रुड़की को हमारे पूर्व में भी 2 बार अवार्ड मिल चुके हैं और सीआरडब्ल्यू जो हमारा हॉस्पिटल है उसे पूर्व में 3 बार अवार्ड मिल चुके हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रहती है एक तो हॉस्पिटल जब आप जाएं स्वच्छता
सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लस जो आपका बेनिफिशियरी आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, उसके साथ व्यवहार कैसा है, उसे किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने उस तरह से ही वहाँ करी हुई हैं। ये बहुत अच्छे से सारा वेल मैनेज हॉस्पिटल है। आप भी कभी आइए, अगर देखेंगे रुड़की हॉस्पिटल या CRW या मेला हॉस्पिटल हमारे, आप बड़े उसमें प्रभावित होंगे। बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया गया, इन्हीं को देखते हुए ये अवार्ड हमें मिले हैं। मैं समझता हूं कि जो कायाकल्प का जो परिकल्पना है, ये सभी अस्पतालों में आपस में कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए है। एक हेल्दी कंपटीशन हो ताकि एक से एक बढ़कर हम लोगों को काम करने की प्रेरणा मिले। और इस संबंध में एक कायाकल्प जो हमारा कार्यक्रम है, मील का पत्थर साबित हुआ है। हर अस्पताल में आइए, आप डॉक्टर थपलियाल हैं, हमारे कायाकल्प के जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। कायाकल्प का जो उद्देश्य है, मैं समझता हूं कि उसको हमारे अस्पतालों ने आपस में कंपटीशन करके एक से एक बढ़ के वो हर वर्ष प्रतिवर्ष अपने अंदर सुधार ला रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि चमोली जिले, सीमांत जिले को भी एक हमारे PHC सैलेश्वर को बेस्ट PHC का प्राइज मिला है और जिला अस्पताल गोपेश्वर को गत वर्षों की भांति फिर से एक बार इको फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का प्राइज मिला है। और इस प्रकार से मैदानी क्षेत्र के अस्पताल ही नहीं, सीमांत जिलों के अस्पताल भी इस क्षेत्र में कायाकल्प प्रोग्राम के आने से अग्रणी स्थान पर। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया गया और भाजपा द्वारा देहरादून में संयुक्त भाजपा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान भाजपा संगठन द्वारा स्थापित 7 मोर्चों के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए यहां स्टॉल्स भी लगाए। विभिन्न बैठकें वहां पर हुई हैं और बैठक में विभिन्न मोर्चों को आगामी पार्टी कार्यक्रमों की रूपरेखा की जानकारी भी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यहां बूथ स्तर के वोटर्स को जोड़ने के लिए और उनको केंद्र और राज्य की लाभकारी योजनाओं से लाभ देना है, जिससे लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड में प्रचंड जीत हासिल की जा सके। पार्टी के 7 मोर्चे, संयुक्त मोर्चे की क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। हमारे मोर्चे बूथ स्तर तक गठित हैं। आज मोर्चों की हमारी ज्वाइंट मीटिंग है और ये तय किया है कि आगामी दिनों के अंदर मोर्चे के जो कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से होने वाले हैं, उन सब पर स्थान, उनकी तिथियां और कौन कार्यकर्ता किस कार्यक्रम में रहेगा, उसकी किस संख्या तक का वो कार्यक्रम होंगे, इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे दिन की बैठक रहने वाली है। युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, महिला मोर्चे कार्यक्रम, OBC मोर्चा, जनजाति मोर्चे, कुछ कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। उन कार्यक्रमों का भी एक प्रकार का विशेष विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे और मैं कह सकता आगामी दिनों के हमारे सभी मोर्चे बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करेंगे। उसी दृष्टि की आज की बैठक है। इसके समापन सत्र में मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन भी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। ये समाज के आम व्यक्ति तक और हर वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचे और हमारे केंद्र की जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, उसकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और हमारे प्रदेश की जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, उसकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं आम व्यक्ति के लिए बनाई गई हैं, उसका लाभ आम व्यक्ति को मिले, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चे गठित किए गए हैं। आज 7 मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारियों की यह संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है और इस बैठक के माध्यम से आम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे और आम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास, ये बैठक आयोजित की गई है। निश्चित रूप से 2024 को चुनाव को लेकर के एक रणनीतिक बैठक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने यहां आज पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर कई विषयों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन नए साल के मौके पर प्रशासन और पुलिस की बड़ी लापरवाही, ट्रैफिक की समस्या के चलते नैनीताल और उसके अस्पताल के पर्यटन स्थलों पर नहीं आ सके, जिनके चलते आप देखिए पर्यटन कारोबार को काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं नए साल में जनता को राहत देने की बजाय ही यहां बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि केंद्र और राज्य में
आपकी सरकार है, जिसे डबल इंजन की सरकार भी कहा जाता है। तो ऐसे में सरकार को केंद्र से मांग करनी चाहिए ताकि पावर ग्रिड से राज्य को सस्ते दाम में बिजली मिल सके, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। लेकिन जनता के ऊपर बिजली के बड़े दामों का बोझ डालकर उसकी जेब ढीली की जा रही है। वहीं राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा के बाद यहां पर आप देखिए, अब न्याय यात्रा पर हल्द्वानी ही अंदर यहां विधायक सुमित ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पहले यहां भारत जोड़ो थी, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा हुई। अब उनकी यात्रा मणिपुर से होते हुए महाराष्ट्र तक जाएगी। वे लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे, जिससे देश में बदलाव आएगा। ये शासन प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर इस पूरी सरकार का तब हुआ। आप इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा नैनीताल एवं जितने हमारे पर्यटक स्थल थे नए साल पे खाली रहे। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति के मन में एक भय था कि ट्रैफिक जैम रहेगा, और आपने इन्वेस्टर समिट पे इतना पैसा लगाया है, लेकिन जो आपका प्रमुख निवेशक है, जो पर्यटक है, उसको सूचना जारी करने में, सूचना प्रणाली में जो कमी थी, उसकी वजह से पूरा नए साल में जो पर्यटन व्यवसाय से लोग जुड़े हैं उनका मामला ठप रहा। अब इसके अतिरिक्त आपने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता पे अतिरिक्त भार बिजली का डाल दिया है। वैसे ही प्रदेश की जनता इस समय बेरोजगारी महंगाई से जूझ रही है, और जो महंगाई है विशेषतम जो घर की गृहिणी होती है वो सबसे ज्यादा महसूस करती है, क्योंकि पूरा घर वो संभालती है। तो सारी जो चीजें वो महंगी होती जा रही है लगातार। और ऊर्जा प्रदेश, जैसा आपने कहा, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद अगर यहाँ पे लगातार बिजली के दर बढ़ाए जाएंगे तो फिर आप कैसे अपने राज्य के जो लोग हैं उनको नए साल का कैसे आगाज उनका कर रहे हैं और कैसे उनको उनका स्वागत कर रहे हैं नए साल में, सोचने का प्रश्न। तो हाउस भी शुरू होगा शीतकालीन सत्र? नहीं, अवश्य। देखिए, ये दरें वापस लेनी चाहिए। डबल इंजन का नारा क्यों दिया है? डबल इंजन सरकार का नारा क्यों है? कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप पे किस चीज का अभाव है? आप नेशनल ग्रिड से, आप केंद्र सरकार से बोलिए सस्ते में आपको बिजली दे। आप क्यों है यहाँ पे डबल इंजन की सरकार? मेरा सवाल है। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के लोकसभा, देखिए, जो आधुनिक युग है, जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है पूरे विश्व की, इसमें एक नेता आपको नहीं मिलेगा जो पूरे देश की अपनी यात्रा पद यात्रा कर चुका हो और सैकड़ों करोड़ों लोगों से पद यात्रा के माध्यम से मिला। ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी जी। अब उन्होंने दक्षिण से उत्तर तो ये यात्रा पूरे भारत में कर ली। अब पश्चिम से पूर्व, पूर्व से मैं समझ रहा हूं, पूर्व से पश्चिम, मणिपुर से मुंबई, अब ये यात्रा जाएगी और फिर से लोगों के साथ संवाद बैठा के, लोगों की समस्या जानकर, लोगों की भौगोलिक परिस्थिति, किस भौगोलिक परिस्थिति में लोग जीते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, क्या उनकी जीवन की समस्या है, ऐसे जानकारी लेने वाले देशव्यापी राष्ट्रीय नेता केवल एक मात्र राहुल गांधी जी है। मैं उनके जज्बे को और इस पूरी यात्रा की जो सोच है उसको सब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास वित्त सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने टिहरी जिले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कई समस्याओं को वित्त सचिव के समक्ष उठाया है, जिनमें सड़क का निर्माण, सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलने के अलावा बैंकों की मनमानी की समस्याएं शामिल थी। और इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने कहा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में काफी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी अन्य क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया जाएगा। ऐसे में जनपद से विश्वास एवं अपेक्षा काफी तरीके से है। उन्होंने कहा, जो भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यहां और साथ ही साथ राज्य स्तरीय बैच हैं, मार्क निर्धारित किए गए हैं, उनमें से कई बैच मार्क में यहां जनपद टिहरी काफी अच्छा है तो कुछ में थोड़ा कम है। उसकी बेहतरी के लिए अधिकारियों को प्रयास करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की जो अपेक्षा है उसके अपेक्षा अनुसार प्रक्रिया को सरलीकरण, समाधान और जनता की संतुष्टि के लिए कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना है। सर, पहले तो मैंने ये रखी थी जो हमारे पंचायत राज्य से है, पंचायत राज्य से हमारा केंद्रीय वित्त हो गया, राज्य वित्त हो गया, 14 वित्त हो गया, 15 वित्त हो गया, काम बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो मेरा मनरेगा का मुद्दा था सर, मैंने मनरेगा में रखी थी कि हमारे ऑनलाइन पैसे पड़ते हैं। ऑनलाइन बहुत सी बहनें हमारी ऐसी की जो अनजान है, ऑनलाइन पैसे पड़ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि हमारे ऑनलाइन पैसे पड़ गए। तो मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि हमारी बहनों को ऑनलाइन प्रैक्टिस दी जाए, मोबाइलों के फोन से कुछ सीखेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस दी जाए और हमारी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर की प्रैक्टिस दी जाए।
और हमारी बहनें ताकि सीख सकें और हमारी ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। उनके फोनों पे अगर पैसे आते तो वो चेक कर पाए कि हमारे पैसे पड़ गए या नहीं पड़े। और मेरा एक मामला और था, हमारी ग्राम पंचायत घियाकोटी कर देगी चली मोटर मार्ग। माननीय जिला महोदय से मेरा एक ही निवेदन है कि उन्हीं के विभागों में हमारी फाइलें फंसी हुई है। मैं माननीय जिला महोदय से एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप हमारी इस फाइल को जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत घियाकोटी बिंदालकोटी की जो बहनें हैं, कोई प्रेग्नेंट हो गई या किसी की स्वास्थ्य खराब हो गया तो उन बहनों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और मेरी जैसी बहनें उनकी डेथ हो जाती है, वो बेचारों को कभी कभी घोड़ों पे उठा के ले जाए। मेरा क्षेत्र है, मैं अपने क्षेत्र में जब जाती हूँ तो मुझे भी कम से कम 10-10 किलोमीटर पैदल चल के चलना पड़ता है। तो मैं माननीय जिला महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगी। कितने गांव अगर बन जाता है? घोन घियाकोटी और क्या था कि चलिए उस मोटर मार्ग के आगे बढ़ना है। हमारी जो अभी तक है रोड घोन से घियाकोटी तक तो जो अभी तक रोड बन चुकी, लेकिन उसका डामनीकरण भी नहीं हुआ अभी तक। हम विभागों में भागा दौड़ी कर रही है। हमारी जनता ये समझती है कि हम कुछ नहीं कर रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि उस रोड का घोन से घियाकोटी तक तो डामनीकरण हो जाए और घियाकोटी से क्या तक की चली तक उसका आगे कटन हो जाए। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। हमने जनपद के विभिन्न संगठनों, सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, प्रेस और विभिन्न जो भी संगठन है जो इस तरह के काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, उनके साथ एक बैठक की है और उसमें जनपद की जो भी समस्याएं हैं उसका लोगों ने अपने विभाग ढंग से रखा है। चाहे वो नई टिहरी की समस्या हो, प्रताप नगर की हो, अन्य ब्लॉकों की हो, सड़क मार्ग से संबंधित, मुआवजा से संबंधित और जो विभिन्न सरकार की स्कीम है उसमें क्या कठिनाई आ रही है उसके संबंध में बताया गया है। जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार स्कीम है उसके संबंध में भी ध्यानाकर्षण किया गया है। बैंक के साथ जो ऋण देने की प्रॉब्लम्स आ रही है या विभिन्न प्रकार की योजनाओं में अनोसी की समस्या बताई गई है उसको नोट किया गया है और जो जनपद स्तर से उसका निराकरण होगा उसका जिलाधिकारी करेंगे और शासन स्तर से अगर कोई उसमें नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होगी, वहाँ से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी तो उसमें हम लोग करेंगे। सर, नैटी एक नया मॉडर्न सिटी शहर है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है, उसको लेके क्या? मेडिकल कॉलेज के संबंध में भी लोगों ने कहा है और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में भी लोग कहा है। तो मेडिकल कॉलेज एक बहुत सुविधा के दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और जनपद के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अब उसमें क्या नॉर्म्स है उसके और क्या क्या उसमें शिथिलता दी जा सकती है उसके संबंध में पूरा रिपोर्ट जिलाधिकारी के स्तर से प्राप्त होने पर शासन स्तर पर विचार किया जाएगा। सर, सरकार के द्वारा टिहरी डेवलपमेंट के लिए क्या किया? जो यहाँ पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा एक पूरा समग्र प्लान जो है जितने भी टिहरी शहर है उसके लिए बनाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले और उसके साथ साथ पर्यटन किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है और ऑफ सीजन में भी किस प्रकार से गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है उसके लिए पूरा डीपीआर बनाएंगे और उस पर फिर शासन स्तर से उसकी कार्य। उत्तराखंड में कुछ महीनों बाद चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर यहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार की तैयारी हर 30 दिन यहां आप देखिए किस तरह से रहती है। 30 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात कही गई और वर्तमान में चारधाम मार्गों पर इलेक्ट्रिक कार और बसों की बैटरियों की क्षमता तय की गई है। इसके साथ ही तय किलोमीटर की दूरी पर आप देखिए किस तरह से काम किया गया। दूरी पूरी करने के बाद उन्हें चार्ज करना होता है और चार्जिंग प्वाइंट न होने के कारण इलेक्ट्रिक वाहन मालिक व चालक लंबा सफर करने में हिचकिचाते हैं। तो साथ ही चारधाम रूट की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके लिए परिवहन विभाग ने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है और आरटीओ प्रवर्तन जो कि शैलेश द्विवेदी हैं, उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है और आने वाले चारधाम यात्रा में नए चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकते हैं। हाँ, चारधाम यात्रा का जो मार्ग है हमारा, उन मार्गों पे हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं और ये काफी आगे तक बढ़ भी चुका है। इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इसको बनाया जा रहा था और हर एक जो मार्ग है उसमें कुछ कुछ दूरी पे हम लोग चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे मेन जरूरी पार्ट होता है चार्जिंग स्टेशन, जिससे नॉर्मल गाड़ी के लिए ईंधन होता है, तेल पेट्रोल होता है, डीजल होता है,
उसी के रूप में यहाँ चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात चल रही है। बात क्या, उसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है और ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हो सकता है कि आपको नए जो चार धाम यात्रा का जो सीजन आएगा उसमें काफ़ी आपको चार्जिंग स्टेशन बने हुए मिल जाएंगे। अल्पसंख्यक आयोग के ही उपाध्यक्ष की अगुवाई में देहरादून में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 37 विभागों के अधिकारियों को शामिल होना था, लेकिन बैठक में केवल 30 विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई। जो अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाए उनको स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किस तरह से विभागों के द्वारा जनता तक पहुंचाया जा रहा है और उसकी समीक्षा यहां पर की गई है। सभी विभागों ने अपने अपने स्तर से गरीबों तक योजना को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और सभी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जन जन तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन उनके जो ये काम है ये जरूर वहां पर पहुंचेंगे और योजना इसी तरीके से बनाई गई है, जिसमें सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है वे अपने अपने स्तर से पहाड़ी क्षेत्र में भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता को दिलाने के लिए काम करें। उपस्थित हुए हैं, जो विभाग उपस्थित नहीं हुए हैं उनसे स्पष्टीकरण हम लेंगे। दूसरी चीज ये, पहली देहरादून में हमने ये समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की और संबंधित योजनाओं की, जो भी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की, उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है और जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं और जो हमें कमियां मिलेंगी उसको जल्द पूरा करने का हम निर्देश पारित करेंगे और जहां जहां लाभार्थी जिस योजना का कम है उसका लक्ष्य बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे और जो सरकार की मंशा है कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देना, आम गरीब व्यक्ति किस तरीके से उसको रोजगार मिले, किस तरीके से उसकी सरकार योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाए, इस पर हमने बैठक की है। हमारे पास तहसील स्तर पर हम और ब्लॉक स्तर पर हमने कार्यक्रम चलाए हैं और आज हम ये साफ तरीके से जो बैठक में अपना निर्णय लेंगे कि तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर योजनाओं का प्रचार प्रसार हर संबंधित अधिकारी करे और उन योजनाओं के लिए जैसे बैनर हैं या योजनाओं के लिए विभाग हैं, विभाग वहां अपना स्टॉल लगा करके उन योजनाओं का निस्तारण करें, उसका प्रचार प्रसार हो, आम जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे और उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर यात्रियों को ले जा रहे एक टेम्पो और अज्ञात कार के बीच में टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद टेम्पो सड़क पर पलट गया और इस हादसे में आप देखिए सवार जो टेम्पो के अंदर लोग थे 6 लोग बताए गए हैं घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें एक यात्री की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। ये सब मंदिर के पास में हुआ है एक्सीडेंट। 4 लोग थे हम। मैं अपनी साइड में सीधा जा रहा हूँ, मेरे पीछे से एक अज्ञात वाहन आया, उसने ओवरटेक करा, उसने सीधी गाड़ी में साइड में से टक्कर मारी और सीधा भाग गया, रुका नहीं। कहाँ की घटना है ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है चिल्के से पहले यहाँ की घटना। यमुना घाटी के ही कृष्ण क्षेत्र में यहां लगातार गूलदार के हमलों की वजह से परेशानी देखने को मिल रही है। कई घटनाएं सामने आ गई हैं। ताजी घटना नौगाम बड़कोट मोटर पर देखी गई है, जहां पर गूलदार ने चलती बाइक पर सवार युवक पर हमला कर दिया और इस हमले में बाइक सवार घायल हो गया है। बाइक सवार को इलाज के लिए यहां बीबी बड़कोट में अस्पताल है, वहां पर भर्ती कराया गया है। फिलहाल पहचान लक्ष्मण सिंह के रूप में इसकी की गई है। जहां इस पूरे क्षेत्र के अंदर काम करने की कोशिश की जा रही है, बताते चलें कि इस समय पूरे उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप अपनी चरम पर देखा गया है। वहीं
पछुआदून में भी सभी सर्दी के प्रकोप को देखते हुए नगरपालिका हर्बटपुर के द्वारा यहां चौक में ही यात्रियों और असहाय लोगों के लिए 4 जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। नगरपालिका के ईओ भगवंत बिष्ट ने बताया कि अलाव की व्यवस्था के साथ साथ यहां रैन बसेरों में भी व्यवस्था की गई है, जिसमें 9 लोग रह सकते हैं। पालिका द्वारा जैसे पूर्व की भांति हर चौराहे पर अलाव जलाई जा रही है, चारों चौराहे पर हमारे अलाव जलाई जा रही है और साथ ही जहाँ पे ये विक्रम स्टैंड है आपका, वहाँ पे भी हमारी एक अलग से अलाव जलाई है। कुल मिला के बोलते 5 जगहों पे रोड के किनारे अलाव जलाई रहे हैं और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे में हमारे 8 से 9 लोगों को रखने की पूरी व्यवस्था है। वहाँ बिस्तर की व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है, आपकी हीटर की व्यवस्था है, साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है। लगभग हमने कोई भी यदि राहगीर आता है और जो रात की ठंड से बचना चाहता है तो हमारे रैन बसेरों पर उसको आसरा दिया जा रहा है। सर कितने रैन बसेरे हैं? हमारा एक रैन बसेरा है जो हमारी पुरानी पालिका की बिल्डिंग है, उसके प्रथम तल पर हमारे द्वारा बनाया गया है। जो अलाव जला रहे हैं सर कितनी जगह जल रहे हैं? टोटल अलाव हमारे 5 जगह जलाई जा रही है। मुख्यतः 4 चौराहे पे जलाई जा रही है और एक टेम्पो स्टैंड के पास जलाई जा रही है, जिससे कि वहां पे जो भी ड्राइवर वगैरह रहते हैं उनको भी ठंड से। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।